देखो आज का जो हम लोग सेशन बात करने जा रहे हैं वो थ्योरी पोर्शन लेकर के चलेंगे, ठीक है। आज का जितना भी टॉपिक रहेगा वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 1 मार्क्स का और कितना मार्क्स का, 3 मार्क्स का। कितना कितना 1 मार्क्स और 3 मार्क्स का। जिसमें से सबसे पहला जो हम लोग का क्वेश्चंस है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आखिर होता क्या है। और ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये बहुतों बार पूछा जा चुका है। जैसे कि अगर हम लोग थ्योरी पोर्शन की बात करें तो सबसे पहला जो क्लास था हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन, क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है यहां से एकदम एक क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स का। कितना मार्क्स का, 1 मार्क्स का। तो हम लोग थ्योरी पोर्शन की बात कर रहे हैं तो थ्योरी पोर्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन है ये याद होना चाहिए। क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। क्लियर है मतलब। उसके बाद जो सेकेंड जो हम लोग के पास होता है डेफिनेशन वगैरह वो होता है रेट लॉ का। किसका होता है, रेट लॉ का। अब ये रेट लॉ आखिर होता क्या, तो ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन टू द सम पावर, जो हम लोग को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। उसके बाद जो तीसरा जो हम लोग को पूछता है डेफिनेशन वो पूछता है ऑर्डर के बारे में। किसके बारे में, ऑर्डर, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आखिर होता है क्यों। क्योंकि देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहां से इंट्रोड्यूस हुआ था, रेट लॉ से। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है वो यहां से बनता है, दूसरा क्वेश्चन यहां से, और तीसरा क्वेश्चन कहां से, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को खत्म करेंगे उसके बाद जो एक और क्वेश्चन पूछता है वो रहता है मोलिक्यूलैरिटी। क्या पूछता है, मोलिक्यूलैरिटी, जो अभी ही बात हम लोग करने वाले इसका भी। तो मोलिक्यूलैरिटी हो जाएगा। उसके बाद एक 3 मार्क्स का, जैसे अभी बात की 1 मार्क्स का, कितना मार्क्स का पूछे, 1 मार्क्स का, कि ये जो यहाँ पे 4 को दिख रहा है ये चारों का हम लोग को डेफिनेशन पूछता है। क्या पूछता है, डेफिनेशन। अब आते हैं हम लोग 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स का पूछता है डिफरेंस। क्या पूछता है, डिफरेंस। अब किसके किसके बीच में, तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के बीच में डिफरेंस, जो कि पूछता है 3 मार्क्स में। कितना मार्क्स में, 3 मार्क्स में। उसके बाद एक जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। क्या चीज पूछता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कि जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसका जो रेट होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो बस इतना ही क्वेश्चन है जहां से हम लोग को कितना पूछता है, थ्योरी वाला पोर्शन, जहां से 1 मार्क्स आएगा और कितना मार्क्स, 3 मार्क्स का। जिसमें से ये जितने भी डेफिनेशन है, डेफिनेशन अगर पूछेगा कितना मार्क्स का, 1 मार्क्स का। और अगर उन लोग में डिफरेंस पूछ दिया या फिर ये क्वेश्चन पूछ दिया फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये दोनों क्वेश्चन बनता है कितना नंबर का, 3 नंबर का। क्या बात समझ में आ रहा है। तो इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ इतना ही हम लोग को थ्योरी वाला पोर्शन है, बाकी एक भी थ्योरी पोर्शन नहीं है। बाकी कहां से हम लोग का, न्यूमेरिकल से। अगर न्यूमेरिकल के लिए कंसेप्ट क्लियर है तभी 5 मार्क्स उठा पाओगे, नहीं है तो 1 नंबर भी नहीं उठा पाओगे। तो इसलिए कोशिश करना। क्या ज्यादा टफ है क्या इन लोग का। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है समझ ही गया, कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ किसका, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज क्या चीज, रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे एक्सप्रेस करते हैं समझ में आ गया था। डिफरेंशियल भी मतलब कि उसका इंस्टेंटेनियस भी कर देना और क्या चीज, एवरेज भी। उसी प्रकार से रेट लॉ क्या होता है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इंग्लिश में बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन किसका, ऑफ रिएक्टेंट्स टू द सम पावर विच में और मे नॉट बी रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज नोन एज क्या चीज, रेट लॉ। कैसे एक्सप्रेस करते हैं समझ में आ जाता है, कि कोई भी ABCD मान लेंगे उसका अल्फा बीटा गामा सब दिखा देंगे वहां पे। उसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आखिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो जैसे हम लोग रेट लॉ, आखिर समझो कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आया था वो कहां से हम लोग को नाम सुने थे पहला बार। तो जैसे हम लोग रेट लॉ में जा रहे थे लिखते थे K, यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ A और लिखते थे कंसंट्रेशन ऑफ B। इन लोग का कुछ पावर होता था X और क्या चीज, Y। क्या यही लिखते थे। तो हम लोग जैसे यहाँ पे देखे थे इन लोग का जो पावर होता है, ये पावर का जब सम करते हैं X प्लस Y, इसी को क्या बोलते थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग को पहला बार इंट्रोड्यूस हुआ था यहीं पे। तो इसी को हम लोग को डिफाइन करना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आखिर होता क्या। तो अब बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जिक्र नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि वही वाला होगा। होता है क्या, नहीं होता है। वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शंस को रेट लॉ एक्सप्रेशन में जब एक्सप्रेस करते हैं तो जो कंसंट्रेशन टर्म होता है रिएक्टेंट का, उसका जो पावर होता है वही पावर का समेशन क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है कि द अलजेब्राइक सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स एक्सप्रेस्ड इन, कहां पे,
रेट लॉ ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कहने का मतलब है कि ये जो हम लोग को अलजेब्राइक सम होता है किसका, ये जो पावर रहता है उसका, पावर किसका, तो वो जो हम लोग को कंसंट्रेशन का जो पावर होता है उसी का अलजेब्राइक सम होता है। उसको एक्सप्रेस कहाँ किया जाता है, उसको एक्सप्रेस जो हम लोग करते हैं कहाँ पे, रेट लॉ में। तो रेट लॉ में जो एक्सप्रेस करते हैं वहां पे जो कंसंट्रेशन टर्म होता है उसी का जो पावर होता है उसका अलजेब्राइक सम होता है। वही अलजेब्राइक सम क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कोई दिक्कत है क्या, एक बार फिर से पढ़ते हैं। द अलजेब्राइक सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म एक्सप्रेस्ड इन कहां पे, रेट लॉ ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे कि हम लोग कोई भी एक जनरल हम लोग रिएक्शंस ले लेते हैं, जैसे कि अल्फा ए बीटा बी से बन रहा है क्या चीज, प्रोडक्ट। क्योंकि जानते हैं प्रोडक्ट में सी डी लिखोगे भी तो कोई फर्क होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग लेते हैं किसमें, रिएक्टेंट में। तो जैसे हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन करते हैं तो हम लोग को आ जाता है के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसका कुछ पावर होता है। तो अब जो हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग लिखते हैं उसमें जो कंसंट्रेशन रहता है उसका जो पावर होता है वही पावर का अलजेब्राइक सम क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो यहाँ पे लिखे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या चाहिए, एक्स प्लस वाई। कोई दिक्कत है क्या, तो एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, एक बार लिख लोगे तो क्या याद हो जाएगा, क्या मुश्किल है क्या डेफिनेशन, नहीं है। तो उसी प्रकार से जैसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को याद किए, रेट लॉ को याद किए, अब किसको याद करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। क्योंकि यहां से एक एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछते रहता है। अगर रेट लॉ नहीं पूछा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ देगा, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा तो रेट ऑफ रिएक्शन पूछ देगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो पूछता ही पूछता है। अब यहां पर आगे देख लेते हैं कि आखिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता क्या। हम लोग तो ये समझ गए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है, या फिर उसको डिफाइन कैसे करते हैं। और हम लोग देखते हैं कि आखिर ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होता है वो और हम लोग को क्या एक्सप्रेस करता है, या हम लोग को और क्या क्या चीज बताता है। तो यहां पे देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्पीसीज हुज कंसंट्रेशन डायरेक्टली अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो बताता है नंबर ऑफ स्पीसीज, किसका, रिएक्टेंट का, कि कितना रिएक्टेंट स्पीसीज है जिसके कंसंट्रेशन को चेंज करने से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये जो बताता है वो नंबर ऑफ स्पीसीज बताता है। क्या बताता है, नंबर ऑफ स्पीसीज। ये कौन सा स्पीसीज, रिएक्टेंट का। किसका बताता है, रिएक्टेंट का। अब ये क्या बताता है कि कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स है जिसका कंसंट्रेशन को चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो उसी को कौन बताता है हम लोग को, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कोई दिक्कत है क्या, तो ये सिर्फ हम लोग को समझने वाला था। हम लोग को कभी भी डेफिनेशन लिखने के लिए बोलेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला, उसके बाद एक्सप्रेशन कहां तक लिख देंगे, यहां तक। कोई दिक्कत है क्या। बाकी और भी अगर इसको फेंकना है, जिससे नहीं होता है कि थोड़ा और भी फेंक के हम थोड़ा लंबा चौड़ा लिखना चाहे, तो यहां पे हम लोग और भी बता सकते हैं। क्या चीज, कि यहां पर लिखेंगे कि x बराबर लिख देंगे अल्फा, और उसी तरह से लिख देंगे क्या चीज, y बराबर लिख देंगे क्या चीज, बीटा, और उसी तरह से यहां पे लिख देंगे x इज नॉट इक्वल्स टू क्या चीज, अल्फा, और y इज नॉट इक्वल्स टू क्या चीज, बीटा। अरे जैसे हम लोग रेट लॉ में क्या करते थे, क्योंकि यहां पर जो से देख रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू हो सकता है उसका स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल, लेकिन ये कब होगा, जब हम लोग को रिएक्शन में क्या दिया हुआ है, एलिमेंट्री रिएक्शन, या फिर वन स्टेप रिएक्शन, या फिर क्या चीज, सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो उस स्थिति में हम लोग को ये जो x बराबर अल्फा है और y बराबर क्या है, बीटा, ये हम लोग को इक्वल होगा, बाकी ये हम लोग को हमेशा इक्वल नहीं होता है। तो ये सब हम लोग फेंक सकते हैं, और नहीं तो अभी इसकी जरूरत नहीं है। अरे बात को समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत। अब हम लोग समझते हैं इधर कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। क्योंकि हम लोग को जो सिलेबस में पढ़ना है वो तीन तरह का ऑर्डर पढ़ना है। एक पढ़ना हम लोग को जीरो, क्या पढ़ना है, जीरो। ये जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है ये हम लोग को कोई भी कंसंट्रेशन टर्म पे मतलब कि डिपेंड नहीं होता, उसका चेंज करने उड़ने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन में। तो वैसे ही केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अभी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर, किसका बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी इतना तो समझ में आ गया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग को क्या बताता है, ये बताता है नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स स्पीसीज के बारे में, कि उसका कंसंट्रेशन मतलब चेंज जब करेंगे तो कंसंट्रेशन के चेंज करने से उसका रेट ऑफ रिएक्शन में किस तरह का चेंज हो रहा है। तो वहां पे कितने स्पीसीज के चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन वहां पे चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग बताते हैं क्या चीज, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग को एक एक करके बात करेंगे। तो अभी सबसे पहले बात करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या कहलाता है,
तो अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच द रेट वैरीज, रेट वैरीज करने का मतलब रेट है सो बदलता है, चेंज होता है, बेस्ड ऑन द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द रिएक्टेंट्स, कि यहां पर जो हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन वेरी करता है वो किसके कंसंट्रेशन को चेंज होने पे, सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट के चेंज होने से। अरे बात समझ में आ रहा है? तो ये बताता है हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो कितना होगा, हम लोग को 1 देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, अब बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग को बताता था कितना हम लोग को रिएक्टेंट स्पीसीज का कंसंट्रेशन में चेंज होने से हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है। तो अगर एक रहा तो कितने वहां पे रिएक्टेंट रहेगा, एक। उसी तरह से अगर 2 रहेगा तो कितना रहेगा, 2। तो यहां पर वही बात करेंगे कि अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आर केमिकल रिएक्शन विच डिपेंड्स ऑन either the concentration of two फर्स्ट ऑर्डर रिएक्टेंट्स। कहने का मतलब कि यहां पर जो केमिकल रिएक्शन है इसका जो हम लोग को रेट होगा वो डिपेंड कर रहा है किसके कंसंट्रेशन के ऊपर, तो 2 हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्टेंट्स के ऊपर। अरे जैसे बोल रहा है ना कि जैसे मान के चलो 2 को हम लोग को रिएक्टेंट है, क्या है हम लोग को 2 को रिएक्टेंट, तो 2 को रिएक्टेंट होगा तो अगर इसका हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 बोलेंगे तो इसका पॉसिबल क्या होगा, एक का होगा। तो मतलब ये भी फर्स्ट ऑर्डर और ये भी कितना है, फर्स्ट ऑर्डर। तो वही बोल रहा है कि 2 को हम लोग को क्या रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्टेंट्स होगा, या तो फिर द कंसंट्रेशन ऑफ 1, या तो फिर एक ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा लेकिन उसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्टेंट्स। कोई दिक्कत? अब तुम लोग की जानकारी के लिए यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि ये डिफिनेशन को देख करके ज़्यादा यहाँ पे टेंशन में नहीं आना है। ये डिफिनेशन को इसलिए बताया गया है ताकि कोई अगर पूछ देता है कि आखिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ लिया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ लिया, तो आखिर ये कहना क्या चाहता है, तो कहना क्या चाहता है क्या समझ में आ रहा है। बाकी हम लोग डिफिनेशन की बात करें तो ये कभी भी पूछा नहीं है और नहीं कभी पूछेगा। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो ये भी कभी पूछने वाला नहीं है। उसके बाद एक और पढ़ेंगे क्या चीज, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी ना आज तक पूछा है और ना ही कभी पूछने वाला है। लेकिन हम लोग को जो ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, यहाँ पे जितना भी हम लिखवाए हैं ना ये कहीं पे लिख लेना, क्योंकि यही सब हम लोग को डिफिनेशन के लिए काम करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलिक्युलैरिटी, डिफरेंस किसके किसके बीच में, ऑर्डर और मोलिक्युलैरिटी के बीच में, और क्या रहेगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। क्या जितना भी यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ है क्या सारा कुछ समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया ना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, आखिर ये कहना क्या चाहता है, नीचे समझ में आ गया। उसी प्रकार से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या कहना चाहता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या कहना चाहता है। क्लियर है यहाँ तक? इसको नोट कर लो। देखो आप उसी प्रकार से जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जैसे कि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखे थे तो वो कितने रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा था, 1 पे। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन 2 पे। उसी प्रकार से अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसका मतलब क्या है, कुछ भी किसी पर भी यहाँ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो वही लिखा हुआ है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच द रेट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, 0। अब देखो ये जितना भी हम अभी लिखवाएं डेफिनेशन वगैरह उसमें से सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंपॉर्टेंट था, वहां से डेफिनेशन पूछता है, बाकी ये सब समझने के लिए, ठीक है। और कभी पूछ भी देगा ज़्यादा दिक्कत होने वाला नहीं, लिख लोगे ना कम से कम, लेकिन पूछेगा नहीं। अब यहाँ से जो बताने जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना बार यहाँ पे स्टार देना है उतना ज़्यादा स्टार दे लो। समझ रहे हो? जितना ज़्यादा वीवीआई लिखना है उतना ज़्यादा लिख लो ये तीनों एग्जाम्पल में। अब सर इसमें से कौन एग्जाम्पल वो याद रखें सर? जितना है सभी का सभी यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, जो नहीं याद करेगा 1 नंबर चला जाएगा। अब देखो होगा क्या, सो जब हम इसको थोड़ा सा सिंपल बनाने के प्रयास कर रहे हैं, सबसे पहले देखो जो 2 को हम लोग को रिएक्शन सबसे ज़्यादा फेमस है वो है इसका पहला, इसका है ये वाला रेडियो एक्टिव वाला। क्लियर है? अब यहाँ पे समझने के प्रयास करो। कभी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, किसका बात करें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, तो यहाँ पे एक होता है हम लोग को फोटोसिंथेटिक मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शन, जिसको हम लोग को रिएक्शन करवाया जाता है किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। अब जैसे कि यहाँ पे देखो कोई भी रिएक्शन से ले लिया, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ रहे, इधर तुम्हारा प्रोडक्ट कुछ भी लिखा हुआ रहे, सिर्फ यहाँ पे देखना है कि क्या यहाँ पे सनलाइट लिखा हुआ है क्या। अगर रिएक्शन के दौरान यहाँ पे सनलाइट लिखा हुआ रहे या फिर उसका सैम्पल रहता है H न्यू, क्या रहता है H न्यू, अगर ऐसा भी यहाँ पे लिखा हुआ रहे तो समझ जाना ये इसका रिप्रेजेंटेशन किसको बताता है, सनलाइट को। ठीक है, तो कभी भी कोई भी रिएक्शन अगर सनलाइट के प्रेजेंस में करवाया जा रहा है तो वो कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसी प्रकार से
अब बात करते हैं इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सबसे ज्यादा फेमस है रेडियो एक्टिव। कौन सा वर्ड ज्यादा फेमस है? रेडियो एक्टिव। कभी कभी जब हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर भी देखना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 ना बोल करके डायरेक्टली बोल देगा वो जो रिएक्शन है वो कैसा है, रेडियो एक्टिव है। तो तुरंत हम लोग को समझ जाना पड़ेगा कि वहां पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे दो चीज हमेशा याद रखना कि जब हम लोग को फोटो केमिकल रिएक्शन हो जिसमें सनलाइट का प्रेजेंस में कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाया जाएगा वो कैसा रिएक्शन होगा, 0 ऑर्डर। और कभी भी अगर रेडियो एक्टिव दिख गया इसका मतलब कौन सा रिएक्शन जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। अब यहाँ पर देखो होता क्या है, सो जब यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस वाला में करवाया जाता है तो यहाँ पे H2 प्लस क्या चीज करवाया जाता है, Cl2, तो बनता क्या है, HCl। ये हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसी का जस्ट देखो उल्टा, उल्टा कहाँ पे है, यहाँ पे। बशर्ते यहाँ पे HCl था, HCl यहाँ पे क्या है, HI। तो यहाँ पर हम लोग को बन रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोज करने का मतलब टूट रहा है। तो यहाँ पर देखना कि जब हम लोग को HI डिकम्पोज होता है तो बनता क्या है, H2 और I2। यहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो जब टूटने वाला प्रोसेस रहेगा तो वो कहाँ पे जाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। बाकी इसके अलावा जितने भी रिएक्शन है वो सभी का सभी याद रखना पड़ेगा। बात को समझ रहे हो, जिसमें से ये भी हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है, रेडियो एक्टिव भी पूछा जा चुका है, ये भी पूछा है, ये भी पूछा है। अब बता कौन कौन छूटा। अब जो 2 या 3 को जो हम लोग को छूट गया उन लोग को भी क्या कर लेना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। डायरेक्टली क्वेश्चन देखो इसे कैसा पूछता है, सो बोलेगा एग्जाम्पल डायरेक्टली बोल देगा या फिर ऐसे सबसे पहले बोल देगा कि डिफाइन करने के लिए बोल देगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। उसके बाद बोल देगा कि राइट द एग्जाम्पल फॉर किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर, 0 ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, कुछ भी ऐसा करके 2 नंबर या फिर 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ देगा। जैसे मान के चलो उसका मन किया 3 नंबर में क्वेश्चन पूछने का, कितना नंबर में, 3 नंबर में। तो देखो क्वेश्चन कैसे घुमाएगा, सबसे पहले बोलेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। क्या बोलेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, क्या इसको डिफाइन कर लेगा, 1 नंबर। उसके बाद घुमा करके क्वेश्चन दे देगा उसी में कि उसका एग्जाम्पल लिखो किसके किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए और किसके लिए, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। और यहाँ से हम लोग को क्वेश्चन बना के कितना नंबर देगा, 3 नंबर में। कभी कभी डायरेक्टली पूछ देगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए एग्जाम्पल क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या एग्जाम्पल होगा, या फिर यहाँ पे 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हम लोग को एग्जाम्पल होगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल देगा कि किस तरह का यहाँ पे मतलब कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे लिख देगा 1, 2, 0, 4 ऐसा करके कुछ लिख देगा। यहाँ पे डायरेक्टली एक रिएक्शन में लिख देगा, क्या चीज लिख देगा, रिएक्शन। जैसे मान के चलो यहाँ पे लिख देगा यही चीज कि HI से बन रहा है हम लोग को H2 और प्लस में बन रहा है I2। बताओ ये जो केमिकल रिएक्शन है ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन होगा, ऑप्शन दिया हुआ है, बताओ, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत जल्द तुम लोग को PDF हम सेंड कर देने वाले हैं, उसमें देखोगे समझ में आ जाएगा किस तरह का क्वेश्चन पूछा है आज तक, ठीक है। तो क्या समझ में आया कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये मेरा काम नहीं है, अब ये तुम लोग का काम है कि कैसे इसको याद रखोगे। ज़्यादा एग्जाम्पल तो है नहीं, इसका देख रहे हो कितना है, 4 गो। इसमें बस देखते 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 इसको क्या कर लेना है, याद रख लेना है। जैसे कि बस इतना याद रखना कि कोई भी रिएक्शन से रहेगा अगर वो फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो कहाँ जाएगा, 0 ऑर्डर में। उसी प्रकार से जब भी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे रेडियो एक्टिव तो ये कहाँ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। बस यही 2 ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देकर बड़ी खेलेगा हम लोग को क्वेश्चन में। जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम देगा, ये वाला और ये वाला। बाकी सब कुछ तो याद ही रखना पड़ेगा, कोई दिक्कत। चलो इसको लिख लो। चलो देखो अब इधर, अब जो बात करने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट पहले से ही बता रखे हैं कि कौन इम्पोर्टेंट है कौन इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जैसे हम हेडिंग डालते हैं वैसे ही समझ में आ जाना चाहिए कि कौन इम्पोर्टेंट है। सो जैसे कि आंख बंद करके ही वहाँ पे लिख लो तुरंत, कितना मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए। अरे कहने का मतलब है कि इसमें पूरा आंख बंद करके भरोसा कर लेना कि एकदम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं ये वाला ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग को काम देता है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या चीज, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट किसको बोलते हैं, के को। अब के के बारे में क्या समझते हैं, कौन कौन सा फैक्टर्स है जिसके ऊपर डिपेंड करता है कौन, के। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमेशा याद रखना, इससे एक ऑब्जेक्टिव भी दिए थे रेट लॉ वाला में, दिए थे ना, जिसमें टेम्परेचर था, प्रेशर था, कंसंट्रेशन था, नन भी था शायद।
तो हमेशा याद रखना कि जो K का वैल्यू है रेट कांस्टेंट, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? टेम्परेचर। कभी भी रेट कांस्टेंट का बात करेगा, ये रेट कांस्टेंट हमेशा सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर। कंसंट्रेशन वगैरह इस सब पे वो डिपेंड नहीं करता है। वही चीज लिखा हुआ है कि K डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ओनली। ओनली का मतलब समझते हो ना, एक के अलावा कोई नहीं है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो K जो है वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे, और इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। यहाँ पे कंसंट्रेशन इस सबको कोई भी लेना देना नहीं है, प्रेशर वगैरह का कोई भी लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे समझना है कि K का वैल्यू, किसका वैल्यू देखना है? K का वैल्यू। जैसे K का वैल्यू हम समझाते हैं कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है K का वैल्यू 10 के पावर -2, अभी धुनेंगे, K के पावर 10 के पावर -3। अब बताओ कौन सा K का वैल्यू है? इसको मान लेते हैं K1, इसको मान लेते हैं K2। अब बताओ K1 का वैल्यू ज़्यादा है कि K2 का वैल्यू ज़्यादा है? K1 का वैल्यू ज़्यादा है कि K2 का वैल्यू ज़्यादा है? K1 का वैल्यू ज़्यादा है। अरे K2 ना ज़्यादा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है। तो यहाँ समझ में आ गया कि यहाँ पे सर जिसका भी वैल्यू हम लोग को नेगेटिव में ज़्यादा होता है उसी का वैल्यू क्या होता है? छोटा। तो ये सिर्फ समझाने के लिए, पूछने के लिए बताएं। अब यहाँ पे समझो, अगर हम लोग को दो रिएक्शन है, दोनों रिएक्शंस का हम लोग को K का वैल्यू दे दिया है, ठीक है। अब हम वो रिएक्शंस को पता करना चाहते हैं कि वो रिएक्शन फास्ट है और कौन सा हम लोग को स्लो है। तो हमेशा याद रखना कि जिसका K का वैल्यू ज़्यादा, जिसका K का वैल्यू ज़्यादा, वो रिएक्शन फास्ट होगा। वो रिएक्शन क्या होगा? फास्ट। और जिसका K का वैल्यू कम होगा वो रिएक्शन क्या होगा? स्लो रिएक्शन होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिए पॉइंट में कि लार्ज वैल्यू ऑफ K इंडिकेट्स कौन सा? फास्ट रिएक्शन, एंड अ स्मॉल वैल्यू ऑफ K इंडिकेट्स स्लो रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे लार्ज और स्मॉल कहने का मतलब ये नहीं कि एगो बड़का K और एगो छोटा, ये नहीं, ठीक है। वैल्यू का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? वैल्यू का। तो यहाँ से समझ में आ गया। एक नंबर का सवाल पूछता है, कभी कभी डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, या फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, उसी के लिए आया है आर्हेनियस, सिर्फ और सिर्फ इसी को डिफाइन करने के लिए। जैसे अभी हम लोग पढ़े ना, रेट कांस्टेंट जो K है वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ किसके ऊपर? टेम्परेचर। कैसे? इसी का एक्सप्लेनेशन देगा एक साइंटिस्ट जिसका नाम है आर्हेनियस। क्या नाम है? आर्हेनियस। लास्ट में पढ़ेंगे वही टॉपिक और खत्म करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, ये पॉइंट समझ में आ गया ना, ये सिर्फ किसके लिए है? 1 मार्क्स के लिए। किसके लिए? 1 मार्क्स। उसके बाद अब यहाँ पे देखो, जो 3 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या चीज? रेट ऑफ रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन होता है उसका जो रेट है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो किस पे ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कि जो रिएक्टेंट है वो किस तरह का पाया गया है। अगर वहाँ पे गैस है और एक हम लोग को लिक्विड अवस्था में और एक क्या है? सॉलिड में, तो सबसे ज़्यादा फास्ट किस में हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन होता है? गैस में। कभी भी जैसे मान के चलो 3 तरह का रिएक्शन लिखे हैं, मान के चलो A से बन रहा है प्रोडक्ट, उसी तरह से B बन रहा है हम लोग को प्रोडक्ट, C से बन रहा है क्या चीज? प्रोडक्ट। अब ये है हम लोग को गैस अवस्था में, ये हम लोग को लिक्विड अवस्था में, और ये कैसा है? सॉलिड अवस्था में। मान के चलो इस तरह का 3 गो रिएक्शंस दिया हुआ है और बोलेगा कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, तो फास्ट कौन होगा? गैस वाला, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। तो वही हम लोग बता रहे हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट किस तरह का है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। तो गैस वाला का सबसे ज्यादा होता है रेट ऑफ रिएक्शन, उसके बाद लिक्विड का, उसके बाद सॉलिड का। सेकेंड पॉइंट देखो, कैटालिस्ट। अब ये कैटालिस्ट का काम कैसे करता है, या फिर ये कैटालिस्ट होता क्या? तो ये जैसे कि हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं, जैसे मान के चलो हम लोग लिए यहाँ पे A से बन रहा है हम लोग को B, क्या चीज बन रहा है? A से B। इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में लग रहा है 10 सेकेंड, या फिर मान के चलो 10 मिनट। कितना लग रहा है? 10 मिनट। ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना लग रहा है? 10 मिनट। अब यहाँ पर कुछ हम लोग एक्स्ट्रा सोर्स यहाँ पे डालते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कैटालिस्ट। क्या बोलते हैं? कैटालिस्ट। कैटालिस्ट यहाँ पे क्या करता है, जैसे यहाँ पे डालते हैं इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। क्या करता है? इंक्रीज। तो यहाँ पर जो भी सब्सटेंस को डालते हैं, जैसे प्लेटिनम ये सब को यूज करते हैं, आयरन वगैरह का आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी फिलहाल जानो कि यहाँ पे हम लोग क्या डालते हैं, जैसे निकल वगैरह ये सब हो गया, ये सब हम लोग कैटालिस्ट का काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैटालिस्ट का यूज जैसे करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ काम क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? बढ़ा देता है। क्या करता है? बढ़ा देता है।
तो हम लोग को यहाँ पे क्या है कि जैसे हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग देख रहे हैं किसका, रेट ऑफ रिएक्शन, कि किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो क्या कैटालिस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है का, डिपेंड कर रहा है कि सर जैसे हम लोग कैटालिस्ट को डालते हैं वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। अब यहाँ पर ये तो समझ गए कि कैटालिस्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कैटालिस्ट को जितना बढ़ाते जाओ रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ते चले जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अब ये जो कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट भी दो तरह का होता है। कैटालिस्ट भी कितना तरह का होता है, दो तरह का। एक होता है पॉजिटिव कैटालिस्ट और एक क्या होता है, नेगेटिव कैटालिस्ट। ये हम लोग को दोस्त के जैसा काम करेगा और ये दुश्मन के जैसा काम करेगा। इसको चाहते थे एक लव स्टोरी से हम समझा सकते थे, लेकिन अभी नहीं समझाएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे समझो कैटालिस्ट क्या करता है, एक दोस्त के जैसा, कि जैसे कोई काम नहीं हो रहा है, वो दोस्त वहाँ पे आया, तुम्हारा काम जल्दी जल्दी कर दिया, तो उसका क्या होता है, वो काम जल्दी पूरा हुआ कि नहीं हुआ, वो थोड़ा हेल्प किया। तो उसी प्रकार से रिएक्शन में भी क्या होता है, कैटालिस्ट दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव वाला क्या होता है, जहाँ से भी तुम्हारा काम चल रहा था उसको भी ये क्या करेगा, भंग करेगा। भंग करने के बाद जितना स्पीड से तुम्हारा काम हो पा रहा था उतना काम हो पाएगा क्या, नहीं। जैसे अभी तुम लोग पढ़ उड़ रहा है, ठीक है, अभी पढ़ रहा है, अब दोस्त यार भी बहुत तरह का मिलता है, दो तरह का दोस्त भी मिलेगा। अब मान के चलो एग्जाम सामने है, तो पहला दोस्त जो ऐसा रहेगा वो खुद पढ़ने में एकदम थोड़ा इंटेलिजेंट है, थोड़ा वो पढ़ने में ज़्यादा फोकस करता है। अब तुम थोड़ा सा जैसे उसके पास बात करोगे, जैसे मान के चलो तुम भी तो पढ़ रहे थे, पढ़ने के लिए मान के चलो तुम 2 ही घंटा पढ़ रहा था, कितना पढ़ रहा था, 2 घंटा। अब तुम जैसे दोस्त के साथ बैठे तो उसका नेचर भी तुम्हारे साथ धीरे धीरे क्या होगा, आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर तुम्हारा दोस्त पहले से ही पढ़ रहा है ना 6 घंटा, तो उसके साथ अगर तुम बैठने लगोगे ना तो उसके साथ रहते रहते इस प्रकार से आदत बढ़ जाएगा कि जो तुम 2 घंटा पढ़ रहा था, जबरदस्ती तुम भी 2 से 4 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर देगा। इतना तो है कि उसके जैसा नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन उसके जैसा धीरे धीरे क्या करोगे, पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन वही एक दोस्त ऐसा रहेगा कि तुम पढ़ तो रहा था 2 घंटा 4 घंटा जैसे भी, अब एक हो गया कि लफंगा दोस्त पर आ गया, सिर्फ उसको मतलब है कि अरे चलो वहाँ पे घूम के आते हैं, चलो खेल के आते हैं, चलो मूवी देखते हैं, ऐसे वैसे करके। तो कम से कम जो हो पढ़ रहा था वो क्या करने लगेगा, 4 घंटे से कहाँ पहुँच जाएगा, 1 घंटा में, वो भी पढ़ेगा से बहुत मुश्किल से। तो यहाँ पर भी देखो 2 तरह का दोस्त है, एक सिर्फ तुमको मोटिवेट करेगा, जहाँ से तुम पढ़ रहा था नहीं समझ में आ रहा था तुमको समझाएगा, समझाने के बाद तुम्हारा जो एफिशिएंसी था उसको बढ़ा देगा। तो जो बढ़ाने वाला काम किया, तो यहाँ से भी समझ सकते हैं ये हो गया गुड फ्रेंड, और ये कौन कैसा फ्रेंड हो गया, बैड फ्रेंड। तो ये क्या कर रहा है, तुम्हारा काम को रोक रहा है कि बढ़ा रहा है, रोक रहा है, और ये क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो जो बढ़ाने का काम कर रहा है, जो गुड फ्रेंड है, उसी प्रकार से रिएक्शन में भी काम होता है कि जो स्पीड से जितना टाइम हम लोग को रिएक्शन हो रहा था, यहाँ पे हम पॉजिटिव कैटालिस्ट को अगर डाल देते हैं तो अगर वो 10 मिनट लगा रहा था ना वो रिएक्शन को कंप्लीट होने में, वो सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में कंप्लीट कर देगा। तो ये क्या कर रहा है, उसको आसान कर रहा है कि मुश्किल कर रहा है, आसान कर रहा है। तो वैसे कैटालिस्ट को किस नाम से जानते हैं, पॉजिटिव कैटालिस्ट। और ये नेगेटिव कैटालिस्ट क्या करता है कि अगर वो हम लोग को 2 मिनट में काम चल रहा था, तो जैसे उसको डाल देंगे, डालने के बाद पता चलेगा 2 मिनट से वो बदल गया 5 मिनट में। अब बताओ ये रिएक्शन जल्दी हो रहा है कि लेट से हो रहा है, लेट से। तो उसको क्या कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को घटा रहा है। तो वैसे हम लोग कैटालिस्ट को किस नाम से जानते हैं, नेगेटिव कैटालिस्ट। इसके बारे में डिटेल में हम लोग को जानना था कैटालिस्ट के बारे में, फिजिकल केमिस्ट्री का ही है, चैप्टर नंबर 5 जिसको बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री, जो कि सिलेबस से हटा दिया गया है। और नहीं तो वहाँ पे हम लोग किसके बारे में अच्छा से जानते हैं, पॉजिटिव कैटालिस्ट और नेगेटिव कैटालिस्ट, एग्जांपल वगैरह। सिर्फ हम लोग इतना ही जानेंगे कि कैटालिस्ट हम लोग को 2 तरह के होता है। पॉजिटिव कैटालिस्ट का क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और वो हम लोग अगर नेगेटिव कैटालिस्ट की बात करते हैं तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ई का मतलब होता है क्या चीज, एक्टिवेशन एनर्जी। अब थोड़ा सा समझ लो कि ये एक्टिवेशन एनर्जी आखिर होता क्या, तब फिर एक दूसरे से रिलेट करके हम यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी को समझने के लिए हमें 2 ग्राफ की जरूरत पड़ेगा। देखो इधर हम ले लेते हैं एनर्जी, इधर रहता है रेट ऑफ प्रोग्रेशन। चलो अब यहाँ पे देखो एनर्जी की बात करते हैं तो हम कोई भी रिएक्शंस का बात करते हैं 2 ही चीज आता है, एक तो रिएक्टेंट और एक क्या होता है, प्रोडक्ट। अब अगर हम यहाँ पे एनर्जी की बात कर रहे हैं तो एनर्जी से भी हम लोग समझते हैं कि अगर हम लोग रिएक्टेंट की बात करें और प्रोडक्ट की बात करें, मतलब किसका एनर्जी कम होगा और किसका एनर्जी ज़्यादा होगा, रिएक्टेंट का एनर्जी क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा। अब तुम लोग समझो, तुम लोग को कितना अच्छा पढ़ाए रहे, पीरियोडिसिटी से पढ़ाए, स्टेबिलिटी से कितना कहानी बताया। अब समझो कोई भी चीज़ जैसे हम लोग देखते हैं रिएक्शन, तो रिएक्टेंट से क्या बदलता है, प्रोडक्ट। अच्छा इसका क्या जरूरी था कि यही चीज़ वो बनेगा, वो तो एक्रेम भी तो रह सकता था,
सर इसके पास ज़्यादा स्टेबल होने के लिए कम करना पड़ेगा। कोई भी केमिकल रिएक्शन तभी होता है जब वो रिएक्शन होने के बाद जो चीज़ का निर्माण कर रहा है उससे वो स्टेबल बने, उससे वो क्या बने, स्टेबल। स्टेबल तभी होता है जब उसका एनर्जी क्या होता है, कम होता है। तो इसका मतलब जब भी हम लोग को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंपेयर करते हैं तो रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा होता है, इसका एनर्जी क्या होता है, कम। भाई स्टेबिलिटी की बात करें तो इसका स्टेबिलिटी कम होता है, इसका स्टेबिलिटी क्या होता है, ज़्यादा। तो उसी प्रकार से अभी हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से चल रहे हैं। तो यहाँ पे समझना कि अगर हम लोग दो चीज़ बात करते हैं, एक हम लोग यहाँ पे एरो दे देते हैं कि यहाँ, अब बताओ दो चीज़ भरना है। अच्छा एक कंडीशन और खेल लेते हैं, अगर मान के चलो यहाँ पर रिएक्टेंट है और यहाँ पर हम प्रोडक्ट दे देते हैं, क्लियर है, इसको मान लेते हैं ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 को समझना, यहाँ पर दे दिया रिएक्टेंट और यहाँ पर दे दिया हम प्रोडक्ट। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर दे दिया हम मान के चलो रिएक्टेंट और यहाँ पर दे दिया हम प्रोडक्ट। बताओ कौन वाला रिलेशन सही होगा, फर्स्ट सही होगा कि सेकंड होगा कि थर्ड वाला रिलेशन सही होगा, सेकंड वाला सही होगा। क्योंकि सर अभी बता रहा है ये वाला जो एरो है वो एनर्जी को बता रहा है, किसको बता रहा है, एनर्जी। अगर यहाँ पे रिएक्टेंट है तो ये दोनों का एरो को मिलाएंगे तो यहाँ वाला हम लोग को ग्राफ बता दिया क्या चीज, एनर्जी। अब यहाँ वाला जो वैल्यू है वो दोनों के लिए क्या हो जा रहा है, सेम। जिंदगी में कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एनर्जी दोनों का सेम हो। तो अब यहाँ पर देखो ये तो प्रोसेस हम लोग को हो नहीं सकता, इसमें देख रहे हैं तो इसका सर एनर्जी वाला जब इस तरह से ग्राफ को मिलाते हैं तो हम लोग को दो ग्राफ मिला, वैल्यू किसका कम है, प्रोडक्ट वाला का, और प्रोडक्ट का वैल्यू कम है, इसका मतलब एनर्जी किसका कम होगा, प्रोडक्ट का, और जिसका एनर्जी कम वो ज़्यादा हम लोग को क्या होता है, स्टेबल। तो हम लोग रिएक्शन करते हैं तो उसमें प्रोडक्ट भी तो हम लोग का स्टेबल ही होता है, मतलब कंडीशन कौन फॉलो कर रहा है, सेकेंड वाला। भाई जब इसमें चलते हैं तो रिएक्टेंट का देखो एनर्जी यहाँ और प्रोडक्ट का कहाँ है, इतना। बताओ अभी एनर्जी किसका ज़्यादा हो गया, प्रोडक्ट का, जो कि प्रोडक्ट होता है क्या चीज़, स्टेबल, और अभी क्या बता रहा है वो, अनस्टेबल। तो ये कंडीशन हो सकता है क्या, इतना तो बात समझ में आ गया ना। अब इतना समझ में आ गया तो अब देखो कुछ कुछ और समझना है, ना समझ में आवे तो तुरंत टोक लिया करो, और नहीं तो चुप्पी रहोगे तो फिर चुप रह जाओगे पूरा। इसका मतलब सर एक चीज़ तो समझ में आ गया कि रिएक्टेंट को तो ऊपर बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट को कहाँ बनाना पड़ेगा, नीचे। इतना तो समझते हो ना। अब देखो रिएक्शन किस तरह से बनाता है बहुत लोग, यहाँ पर रिएक्शन लिखेगा रिएक्टेंट है, यहाँ से प्रोडक्ट, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि रिएक्शन से डायरेक्टली प्रोडक्ट में बदल जाता है, ऐसा कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। रिएक्शन कभी भी प्रोसीड होता है तो वो थोड़ा सा ऊपर जाता है उसके बाद ही नीचे आता है, मतलब ऐसा नहीं कि रिएक्शन से डायरेक्टली वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा कभी होता वो नहीं है। इसमें थोड़ा सा हम लोग को एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ता है। क्या चीज़ जरूरत पड़ता है, एक्टिवेशन एनर्जी के। कहने का मतलब जैसे ये रिएक्टेंट होता है इसको थोड़ा सा एक्टिव करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एक्टिवेट करना पड़ता है ताकि वो कन्वर्ट हो सके किसमें, प्रोडक्ट में। जैसे इसमें थोड़ा सा एनर्जी हम लोग देते हैं तो ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है आपस में टकराना स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में वैसा होता कुछ नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ पे हम लोग एनर्जी देते हैं, जैसे इसका एनर्जी की बात करते हैं, इतना हम लोग इतना ज़्यादा एनर्जी दिए कि नहीं दिए, अरे दिए ना। तो इतना ज़्यादा हम लोग को एनर्जी देते हैं तब ये हम लोग को जाकर के एक्टिवेट होता है, तब हम लोग को किसमें प्रोसीड होता है, प्रोडक्ट में। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे रिएक्टेंट है और डायरेक्टली कन्वर्ट होने लगा किसमें, प्रोडक्ट में। ऐसा रिएक्शन कभी भी कन्वर्ट नहीं होता। तो जब भी हम लोग को रिएक्शन कन्वर्ट होता है तो इस प्रकार से होता है कि सबसे पहले सर उसमें थोड़ा सा एनर्जी की जरूरत पड़ता है ताकि वो एक्टिवेट हो सके, तब फिर वो किसमें मूव करता है, हम लोग को प्रोडक्ट में। तो इसका एनर्जी से थोड़ा सा एनर्जी बढ़ना पड़ता है। अब यहाँ पर समझते जाओ, ये वाला जो हम लोग को एनर्जी दिखा रहा है ये बता रहा है एनर्जी ऑफ किसका, रिएक्टेंट का। किसका बता रहा है, रिएक्टेंट का। ये जो एनर्जी बता रहा है इतना दूरी तक, ये हम लोग को किसका बता रहा है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इतना सारा रिएक्टेंट से ऊपर वाला, जैसे ग्राफ देखोगे तो एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो ये दोनों के बीच में कुछ ना वैल्यू होगा ना। तो ये जो हम लोग को डिफरेंस बता रहा है वो किसका बता रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या चीज बता रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो यहाँ पे समझते जाना, अब दो हम ग्राफ यहाँ पे बनाते हैं, वो दोनों ग्राफ से तुम लोग रिलेट करके बताना कि किसमें रिएक्शन हम लोग को फास्ट हो रहा है, देख करके ही बताना, ठीक है। देखते हैं कितना लोग का आँख खुला रहता है। अब ये खोल के रखाएगा, ये हम लोग को ए नंबर और ये हम लोग को बी नंबर। अब बताओ कि कौन सा रिएक्शन हम लोग को फास्ट हो रहा है, ए हो रहा है कि बी फास्ट हो रहा है। ए हो रहा है कि बी हो रहा है। अब समझाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग में चोट लगा ना, कह रही अब क्या रीजन हो रहा होगा। अब समझो, इसमें देख रहे ये भी तो रिएक्टेंट का है
उसी प्रकार से सेम एनर्जी पे अभी भी क्या है, रिएक्टेंट। सेम एनर्जी में यहाँ पे जितना प्रोडक्ट रखे उतना ही एनर्जी पे किसको रखे हैं, प्रोडक्ट। मतलब इसका एनर्जी दोनों जगह क्या है, सेम। अलग क्या दिख रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी, कि इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत इतना ज़्यादा लग रहा है, इसके रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत कितना पड़ रहा है, इतना सारा। अब तो एक्टिवेशन एनर्जी किस में ज़्यादा है, ए में कि बी में, बी में लग रहा है। तो सर यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है बी का ज़्यादा है, किससे, ए से। अच्छा अब बताओ, रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तो यही रास्ता से जा रहा होगा, इस रास्ता से गया गया गया, फिर इस रास्ता में वापस आया होगा, तब प्रोडक्ट बना होगा। इसमें भी देखो, इस वाला मार्ग से गया, इधर से रास्ता होते हुए तब हम लोग को प्रोडक्ट में बदला। बताओ किसमें ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, ए में कि बी में, बी में। इसका मतलब सर अगर कोई भी रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग को ज़्यादा रहेगा तो उसको बहुत लंबा रास्ता मूव करके जाना पड़ेगा। क्या बात को समझ रहे हो। इसमें देखो, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम था तो इसमें देखो जैसे हम लोग को रिएक्टेंट था प्रोडक्ट में जाना था, ये थोड़ा सा ऊपर गया तुरंत हम लोग को कन्वर्ट हो गया, तो ज़्यादा टाइम लगा क्या, नहीं। लेकिन वही देखे बी वाला कंडीशन पे तो इसको थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बहुत ऊपर तक गया, ऊपर जाने के बाद तब ना हम लोग को मूव किया किसमें, प्रोडक्ट की तरफ। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो एक्टिवेशन एनर्जी जिसमें कम था उस जल्दी हम लोग को प्रोडक्ट की तरफ बदल जा रहा है, लेकिन जिसमें ज़्यादा होता है वो कहाँ जाता है, बहुत ही लेट से। तो यहाँ से हम लोग को एक चीज़ समझ में आया कि सर कोई भी रिएक्शंस के लिए देखो एक्टिवेशन एनर्जी को ऐसे दिखाते हैं, ई मतलब क्या चीज, एनर्जी, ए मतलब क्या चीज, एक्टिवेशन। एक्टिवेशन एनर्जी जिसका हम लोग को ज्यादा होगा उसका हम लोग को क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम। रेट ऑफ रिएक्शन क्या बताता है, स्पीड को, क्या बताता है, स्पीड को, कि कोई भी रिएक्शन कितना स्पीड से बदल रहा है, तो वही स्पीड भी जल्दी हम लोग को बदलेगा जिसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो, कम रहेगा तो जल्दी ही बदल जाएगा, और जिसका ज्यादा रहेगा तो थोड़ा लेट से हम लोग को बदलेगा प्रोडक्ट में। तो यही कंसेप्ट हम लोग को बता रहा है कौन, कैटालिस्ट, कि जब हम लोग पॉजिटिव कैटालिस्ट को बढ़ा मतलब कि डालते हैं तो ये क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, घटा देता है। कहने का मतलब जो हम लोग को ऐसा रिएक्शन से एक बार प्रोसीड हो रहा था इस प्रकार से, इसके लिए बहुत लॉन्ग हम लोग को जाना पड़ रहा था, लेकिन जैसे इस रिएक्शन में हम लोग कैटालिस्ट को डाल दिए तो इतना ज़्यादा जाने की बजाय वो कहाँ जा गया, इतना ही कन्वर्ट होता है, तुरंत किसमें बदल जाता है, प्रोडक्ट में। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है उसको क्या करा देता है, घटा देता है। क्या करा देता है, घटा देता है। और एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देगा तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो वही बताता है कि जो पॉजिटिव कैटालिस्ट होता है वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है, तब हम लोग को क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। वही जो नेगेटिव कैटालिस्ट होता है, ये दोनों के रिएक्शन समझ लो कि जब नेगेटिव कैटालिस्ट को डालते हैं इसमें, किसमें डालते हैं, इसमें, ये हम लोग को रिएक्शन प्रोसीड हो रहा था, इसमें ऐड कर दिया क्या चीज, नेगेटिव कैटालिस्ट, तो जिसका जल्दी हम लोग को कन्वर्ट हो रहा था, एक्टिवेशन एनर्जी इतना था, एक्टिवेशन एनर्जी को ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है। एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, घट जाता है। तो यही कहानी बता रहा है कि नेगेटिव कैटालिस्ट को डालते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, घट जाता है। क्या एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आया, अरे बात समझ में आया। फिर से हम लोग बात करेंगे ये सब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, अभी नहीं, आगे जब आर्हेनियस से पढ़ेंगे ना तो उसमें ये सब डायग्राम हम लोग फिर से पढ़ेंगे। अभी मकसद था इसके बारे में समझाना कि ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। क्या सारा कुछ क्लियर है। अभी हम लोग देख रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ से सबसे पहला पॉइंट था किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्शन। किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। कि सर अगर हम लोग को गैस रहेगा तो इसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा, उसके बाद किस में, लिक्विड में, उसके बाद किस में, सॉलिड में। देखो कोशिश करो क्लास में जब रहते हो एक्टिव उसी समय सारे डेफिनेशन को समझ करके याद कर लो। घर में जाकर के ऐसा नहीं कि क्या होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन उसको जाकर के रट्टा मार रहे हो। जैसे अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताया ना जी, समझ में आ गया ना। तो मैक्सिमम चीज़ कोशिश करो क्लास में ही समझने का, तो घर में जाकर के रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे अभी देख लो ना, रिकॉल करते चले जाओ। फैक्टर्स अफेक्टिंग हम लोग चले थे रेट कांस्टेंट के का वैल्यू, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। क्या दोबारा देखने की जरूरत पड़ेगा क्या, खत्म हो गया। अब जाकर के पढ़ेगा एक एक लाइन क्या क्या वहाँ पे लिखा था, तब तो हो ही गया, हो गया साइंस पढ़ल तब। उसके बाद हम लोग चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग किसमें, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किन किन बातों पे डिपेंड करता है, देखो लिखते जाते हैं। पहला पॉइंट सर यहाँ पे नेचर पे, किस पे, नेचर पे। सर नेचर में देखते हैं कि गैस का ज्यादा, उसके बाद किसका, लिक्विड का, उसके सबसे कम किसका, सॉलिड का। क्या रटने की जरूरत पड़ा। सेकेंड में चले कैटालिस्ट पे, किस पे चले, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट पे चलते हैं सर, ये हम लोग अगर डायरेक्टली सिर्फ कैटालिस्ट के बारे में बोलेंगे ना तो कैटालिस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे हम लोग कैटालिस्ट को डालेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर कंडीशन दे दिया कि कैटालिस्ट जो है वो पॉजिटिव कैटालिस्ट है, तब
तो ये क्या करता है हम लोग को, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, घटाता है, और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कराता है, बढ़ा देता है। वही अगर नेगेटिव कैटालिस्ट की बात करें तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को ही क्या कर देता है, बढ़ा देता है, इसलिए इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या कर जाता है, घट जाता है। क्या दो कंडीशन खत्म। तीसरा हम लोग चलते हैं टेम्परेचर पे। किस पे चलते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर को बढ़ाओगे उसमें क्या होगा, कोलिजन उतना ज़्यादा होगा, उन लोग आपस में टक्कर ज़्यादा होंगे, तब हम लोग को क्या होगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, जल्दी वो लोग क्या करेगा, प्रोडक्ट में बदल जाएगा। तो कभी भी अगर टेम्परेचर से बोलेगा तो क्या बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उसी पर मतलब टेम्परेचर को जैसे जैसे बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। फिर हम लोग चलते हैं चौथा, प्रेशर का। किसका देखते हैं, प्रेशर। तो अगर हम लोग प्रेशर को भी बढ़ाएंगे ना तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, बढ़ता है। कितना कितना देखे, नेचर को देख लिए, उसके बाद कैटालिस्ट, उसके बाद टेम्परेचर, उसके बाद क्या चीज, प्रेशर। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कंसंट्रेशन। क्या चीज देखते हैं, कंसंट्रेशन। जितना ज़्यादा उन लोग को कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे उतना जल्दी जल्दी उसका क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। बात तो समझ रहे हो। उसके बाद देखो पांचवा पॉइंट देख लिए, छठा पॉइंट। फिर हम लोग देखते हैं सरफेस एरिया। क्या चीज देखते हैं, सरफेस एरिया। अब ये देखो सरफेस एरिया, इस सब को भी अच्छा से हम लोग डिटेल में समझ पाते हैं जब पढ़ते हैं हम लोग उसको, सरफेस केमिस्ट्री, उसमें बहुत ही विस्तार से इस सब के बारे में जिक्र है, फिर भी हम समझाने के प्रयास करते हैं। सरफेस एरिया का कहने का मतलब, जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शंस करते हैं ना, जैसे मान के चलो कोई भी है रिएक्शंस कर रहे हैं, तो उसको अगर मान के चलो इतना बड़ा बड़ा मोलिक्यूल ले लिए, कितना बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा मोलिक्यूल लिए, तब हम लोग को बन रहा था क्या चीज, प्रोडक्ट। अगर इसी को हम गुंडी गुंडी कर दे, बात को समझ रहे हो, इसको भी हम क्या कर दिए, गुंडी कर दिए, मतलब छोटे छोटे टुकड़ा में हम इसको क्या कर दिए, पाउडर फॉर्म में इसको बदल दिए। अब इन लोग को जब रिएक्शंस कराएंगे तो ये बहुत जल्दी इसका क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। होगा क्या, इन लोग में जाके तो धीरे धीरे रिएक्शंस करेगा, लेकिन इसमें देखो हर एक मॉलिक्यूल आपस में क्या होगा, कोलिजन वगैरह होगा, तो उसमें क्या होगा, जल्दी जल्दी रिएक्शंस होगा उसमें, और उसमें क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो कहने का मतलब कभी भी कोई रिएक्शंस करते हैं, उसका जितना ज़्यादा सरफेस हम लोग बढ़ा देंगे, सरफेस बढ़ा करके उसमें रिएक्शंस को देखेंगे, तो उसमें प्रोडक्ट भी क्या होगा, जल्दी जल्दी बनेगा। तो उसी प्रकार से हम लोग देखें, जो सरफेस एरिया है वो रेट ऑफ रिएक्शन का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया को बढ़ा दो उतना जल्दी हम लोग को क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, मतलब जल्दी बनेगा प्रोडक्ट। एक बार सभी को मिटा देते हैं, एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, 3 मार्क्स का बात है। तुम लोग बताएगा, ठीक है। चलो पहला रेट ऑफ रिएक्शन में पहला क्या था, नेचर। क्या था, नेचर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। बता, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स में किस कंडीशन से, गैस का ज्यादा होता है, उसी प्रकार से क्या चाहिए, लिक्विड का, फिर किसका, सॉलिड का। ये क्या चीज बताता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बताता है। सेकंड चले किसमें, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट सिर्फ अगर बात करेगा तो ये बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन, कि कभी भी कोई रिएक्शन में कैटालिस्ट डालते हैं तो वो मित्र के जैसा काम करता है, वो जल्दी जल्दी क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। लेकिन इसमें अगर पूरा डिफाइन कर दे कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव कैटालिस्ट लेंगे तो ये कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वही अगर नेगेटिव बोलेंगे तब, और इसके पीछे रीजन क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। इसमें क्या होता है, इसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो घट जाता है, इसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो बढ़ जाता है। क्या इस वाला बात को समझ पाया है ना, एक्टिवेशन एनर्जी। और नहीं तो बहुत लोग रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगा। अगर ऑप्शन में फंसा दिया तो फंस मत जाना, समझ में आ जाता है ना। उसी प्रकार से थर्ड में बताओ, टेम्परेचर। बता, टेम्परेचर में किस तरह से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन, कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। चौथा बताओ, प्रेशर। कि सर जैसे जैसे हम लोग को प्रेशर को बढ़ाएंगे तो हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। पांचवा बताओ, कंसंट्रेशन। कि सर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा उन लोग का रेट ऑफ रिएक्शन होगा। छठा, सरफेस एरिया। क्या किसी को भी किसी में दिक्कत हुआ क्या, क्या 3 नंबर उठा लोगे, जब टेस्ट लेंगे तो ये क्वेश्चन पक्का रहेगा। अरे पक्का क्या, जितना भी हम टॉपिक बोले, जैसे देखो पहला क्वेश्चन क्या बनाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन से, पक्का ये करेगा। दूसरा क्वेश्चन
रेट लॉ क्या होता है, क्या नहीं पूछेंगे का? पूछेंगे, इससे सवाल भी रहेगा। तीसरा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करो, क्या नहीं पूछेंगे का? पूछेंगे हैं। चौथा, फिर बोलेंगे यहाँ पे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग बताओ, क्या नहीं पूछेंगे? पूछबे करेंगे। क्वेश्चन में बनेगा कहाँ से? यही सबसे तो बनेगा। उसके बाद अभी एक जो 5वां क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा डिफरेंस। क्या चीज बनेगा? डिफरेंस। चलो अभी देख लेते हैं। देखो सबसे पहले समझ लो मोलिकुलैरिटी, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसका डिफरेंस लिखवा देंगे। और नेक्स्ट क्लास में कोई अब्सेंट नहीं करेगा, क्योंकि इस चैप्टर का जहाँ पे जान छुपा हुआ रहता है वही जान को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। स्टार्ट करेंगे उसका डेरिवेशन से, वहाँ से फॉर्मूला जनरेट होगा हाफ लाइफ का, उसका मेन फॉर्मूला। और वो जो फॉर्मूला को जो नहीं समझ पाया जिंदगी में कभी भी उससे न्यूमेरिकल नहीं बन पाएगा, चाहे वो 1 नंबर का हो, चाहे 3 नंबर का हो, चाहे वो 5 नंबर का हो। तो जो डेरिवेशन को अच्छा से समझ पाएगा उसी से क्वेश्चन बनेगा। तो कोशिश करना जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं करना। देखो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं मोलिकुलैरिटी। क्या चीज बात करने जा रहे हैं? मोलिकुलैरिटी। 1 नंबर क्वेश्चन को देखना है और बता देना है। देखो कितना आसान है। सो ठीक है, पहला क्लास जो नर्सरी क्लास का रहता है ना स्टूडेंट, जिसको 1 2 3 भी आता होगा, वो भी बेचारा बता देगा मोलिकुलैरिटी कितना होगा। सो जैसे मान के चलो कोई भी रिएक्शन है, इधर देखो, इधर कोई भी केमिकल रिएक्शन रहेगा, इसका बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद मान के चलो अल्फा आ गया, बीटा आ गया, गामा आ गया और क्या आ गया? डेल्टा। अब बात करते हैं मोलिकुलैरिटी। क्वेश्चन में देखो क्या बोलेगा। ऑब्जेक्टिव में अगर सवाल पूछा तो वो डायरेक्टली बोलेगा कि इसी प्रकार का कोई रिएक्शन दे देगा, बोल देगा मोलिकुलैरिटी कितना होगा। ऑप्शन में दे देगा अल्फा, बी में दे देगा अल्फा प्लस बीटा, सी में बोल देगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, डी में बोल देगा नन। तो इसमें जाएंगे तो हम लोग का ऑप्शन होगा बी, ना कि सी। अब यहाँ पे समझो क्या बोलता है मोलिकुलैरिटी। ये जो मोलिकुलैरिटी बताता है वो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल को बताता है। किसको बताता है? नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को बताता है, जो आपस में क्या करते हैं? कोलिजन करते हैं। और कोलिजन करने के बाद कोलाइड करके किसका फॉर्मेशन करता है? प्रोडक्ट का। किसका करता है? प्रोडक्ट का। मतलब कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस में देखेंगे कि उसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितना है। क्या देखेंगे हम लोग? रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल कितना वहां पे प्रेजेंट है, वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या को हम लोग देख करके बताएंगे कि उसका मॉलिक्यूलैरिटी कितना होगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर कोई रिएक्शन ले ले, जैसे N2 ले लिए, यहाँ पर ले लिए 3H2 और बन रहा है हम लोग को 2NH3। अगर इसमें हम बात करेंगे मोलिकुलैरिटी कितना होगा, पता कितना होगा? तो कोई ऐसे मत बोलना कि एगो N2 और एगो H2 कितना हो गया? 2 नहीं बोलना। देखना कि अगर एगो यहाँ पे है ना N2, H2 तो जान रहे कि एगो मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ पे है कितना? 3 गो। तो 3 गो H2 और एगो क्या चीज? N2। टोटल कितना मॉलिक्यूल? 4 गो। तो जितना भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रहेगा उसी की संख्या को क्या बोलते हैं? मोलिकुलैरिटी बोलते हैं। कोई दिक्कत है क्या? वही जब हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बोलते थे तब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रेट लॉ से डिफाइन किया जाता था। कहाँ से? रेट लॉ से। कि उसका जितना भी पावर होता था वो हम लोग को कहलाता था क्या चीज? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जब क्वेश्चन में बोल देता था कि वो हम लोग को एलिमेंट्री रिएक्शन है, क्या चीज बोल देता था? एलिमेंट्री। तब उसी प्रकार से जैसे मोलिकुलैरिटी को डिफाइन कर रहे हैं उसी प्रकार से हम लोग क्या करते थे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। अरे बात समझ में आ रहा है? तो अब मान के चलो एक और रिएक्शन हम देते हैं।
बता क्या होगा, सी होगा। कि बोला है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है इसके लिए मोलिकुलैरिटी क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे कितना रिएक्टेंट है, सी है, बी है और क्या है, ए। तो ए में देखेंगे कितना 3, बी में कितना देख रहे हैं 2, सी में कितना देख रहे हैं 3, टोटल कितना देख कर बोल देंगे 3 2 5 और 3 कितना 8। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाता, सी। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, क्या मोलिकुलैरिटी के बारे में समझ गए। मोलिकुलैरिटी के बारे में एक चीज़ और समझना है कि जैसे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में जानते थे, तो ऑर्डर हम लोग को क्या होता था, पॉजिटिव भी होता था, नेगेटिव भी होता था, फ्रैक्शन भी होता था। क्या होता था, फ्रैक्शन। और क्या होता था, जीरो। अरे होता था, ये किसके लिए होता था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जब हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है और जीरो भी। लेकिन वही जब मोलिकुलैरिटी की बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है नेचुरल नंबर। क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर। क्या दोनों में डिफरेंस समझ में पाए। अब देखो तुम लोग को बोलेंगे इसके बारे में लिख कर आओ, तो फिर लिख सकते हो। सबसे पहले देखो डिफरेंस तो पूछता है 3 नंबर में, पक्का है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहला जब भी हम लोग डिफरेंस लिखते हैं तो इसी प्रकार से बांट देते हैं दोनों तरफ। क्लियर है, एक तरफ लिखेंगे ऑर्डर और एक तरफ क्या लिखेंगे, मोलिकुलैरिटी। कभी भी डिफरेंस लिखते हैं तो फर्स्ट जो पॉइंट रहता है उसको डिफिनेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डेफिनेशन। क्या मोलिकुलैरिटी का खैर अभी लिखवाए नहीं, लेकिन जान गए ना कि क्या होता है। सो उसी प्रकार से ऑर्डर का डेफिनेशन यहाँ पे किसका लिखेंगे, मोलिकुलैरिटी। उसी तरह से एक केमिकल रिएक्शन से लिख लेंगे और वहाँ से बता देंगे कि ऑर्डर क्या कहलाता है, कैसे निकालते हैं, मोलिकुलैरिटी कैसे निकालते हैं। अरे बात को समझ रहे हो। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में जो लिखेंगे बता देंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, जीरो हो सकता है। क्या इसका लिख लोगे। इधर क्या लिखेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर। क्या 2 पॉइंट खत्म। तीसरा पॉइंट जब जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आगे और भी कहानी चीज, अभी रहने दो, जब डिफरेंस लिखवाएंगे उसमें बता दिया जाएगा। अभी हम लोग समझे किसके बारे में, मोलिकुलैरिटी के बारे में। क्या मोलिकुलैरिटी समझ में आया। उसी प्रकार से जब यहाँ पे मोलिकुलैरिटी का वैल्यू जो हम 8 लिखे, 8 कभी हो ही नहीं सकता, वो 3 से कभी भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। कितना ज़्यादा नहीं मिलेगा, 3 से। तो यही सब जो पॉइंट है यही सब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, लिखवा देंगे। कोई दिक्कत, याद रखना नेक्स्ट क्लास में कोई अब्सेंट नहीं करना, क्योंकि इस चैप्टर का जो मेन पॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला पार्ट और जहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछता है, वो अब हम लोग का स्टार्ट होगा। पिछले बार बोले थे तो आज तो हम थ्योरी वाला पोर्शन बता दिए ना, और नहीं तो आज ही बताते वही सब। चलो ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।